कर रहा था कि जल्द से जल्द ये मुलजिम पकड़ा जाए। वो मुलजिम गिरफ्तार हो गया और वहीं पर कल जब 4 सद्दा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम देख रहे थे तो वहां पर भी 2.5 साल की बच्ची के साथ ज्यादती और कत्ल करने वाला मुलजिम भी पकड़ा गया। ये वो स्पीडी चीजें हैं जो होनी चाहिए। अब मुलजिम पकड़ा गया है, अब बाकायदा केस तो बनेगा ही, लेकिन अबू सर मैं ये सोच रही थी कि क्या वाकई में करार वाकई सजा इबरतनाक सजा दी जाएगी जो सोसाइटी में एक निशान होगा कि खुदा ना खास्ता अगर इस तरह के हादसा होते हैं तो फिर उन मुलजिमों के साथ सलूक क्या किया जाता है। बिल्कुल, सजा तो तयन जो किया गया है उस पर भी लोगों को एतराज़ है और इस पर बात की जा रही है कि नया कानून बने और इस तरह से जो मुलजिमान हैं उनके लिए जो सज़ा मुकर्रर की गई है उसमें इस्लाम की रूह के मुताबिक ही फैसला किया जाए और जो भी सज़ा इस्लामी शरीयत के हिसाब से होती है वो दी जाए, ताकि इसका एक तो अंदाज़ा हो जाता है लोगों को कि किस तरह से सज़ा मिलती है, वाकई मिलती है, पब्लिकली मिलती है और फिर आइंदा से इबरत का निशान भी बन जाते हैं लोग। इस तरह से लॉ जो वज़ीर आज़म ने कहा था कि वो होगा, लेकिन अभी तक उसके ऊपर तो फिर भी बहस हो रही है, लेकिन जो पब्लिक हैंगिंग है, ये पब्लिक एग्जीक्यूशन है, वो तो इस्लाम की रूह के ऐन मुताबिक है, तो उसके ऊपर भी बात की जानी चाहिए और ये सब कर भी रहे हैं। कल बुज़रा को मैंने देखा ऑनलाइन सोशल मीडिया पर बात कर रहे थे कि इस पर बात की जानी चाहिए और स्पीडी ट्रायल के लिए भी बात की जानी चाहिए। बिल्कुल, इसके साथ साथ आज प्रोग्राम में हम इस पर तो बात करेंगे, ये दोनों स्टोरीज हम जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जाहिर आपको पता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है वो भी चल रही है साथ साथ और अपने अरूज पर है। पीडीएम का जलसा करीब आ रहा है, 16 अक्टूबर दूर नहीं है और ऑपोजिशन तो ललकार रही है हुकूमत को, लेकिन हुकूमत की तरफ से भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो जिसे कहते हैं ना रोकने का सिलसिला जारी है। अभी तक गुजरांवाला में इजाजत नहीं, एनओसी नहीं दी गई बेसिकली उस जगह के लिए, या कारकुनों को गिरफ्तारी का सिलसिला भी एक तरफ से जारी है। तो क्या आपको लगता है कि ज्यादा हाइप नहीं मिल रही ऑपोजिशन की इस तरह की हरकतों से, गवर्नमेंट की इस तरह की हरकतों से? ये क्योंकि अगर 4 से 5 साल में आप देखें जब भी ऑपोजिशन ने एहतजाज या जलसा करना होता है तो हुकूमत वक्त जो होती है वो थोड़ा सा रेजिस्ट करती है देने के लिए जगह या एनओसी या फिर इसकी एग्रीमेंट, लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे हो जाता है। 11th आवर तक लटकाया जाता है और फिर परमिशन मिल जाती है। ये तरीका कार होता है सिर्फ अपनी पावर को दिखाने के लिए कि हम इजाजत देंगे तभी जलसा होगा। तो अब कल तो ये तो पिछली हुकूमतों का तेवर था, हमारा तो ऐसा तेवर नहीं है, हम तो कहते हैं लेकिन मुझे लगता है वो भी पिछली हुकूमतों के नक्शे कदम पर चल रही है। क्या करते हैं, लेकिन कल फॉर्मली इजाजत तो दे दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कहा और इसके साथ वफाकी वज़रा ने भी कहा कि हम रुकावट नहीं डालेंगे। अब ये ज़िला इंतज़ामिया का मामला आ चुका है, एनओसी जारी करना है, फिर जगह का तयन करना है, ये मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मामला अगर तय हो जाए तो अच्छी बात है। 3 दिन रह गए, गिरफ्तारियों को मत भूलें, कारकुनान शोर मचा रहे हैं, ये भी बात आ रही है कि हमें पकड़ा जा रहा है, कॉर्नर मीटिंग्स जो हैं वो रोकी जा रही हैं। बहरहाल इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा भी मौजूद होंगे और तजियाकार भी होंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। बाजारों में जाते हुए आते जाते हुए आपने एक बड़ा मज़ेदार सा फल देखा होगा, पूरा साल उसका इंतजार होता है और वो है जी अनार। मेरा फेवरेट है, लेकिन उसके फायदे क्या हैं? मेरा फेवरेट जरूर है, लेकिन अब सर यकीन जानिए उसको निकालने में बहुत मेहनत होती है। सो मेरी कोशिश होती है कि कोई मुझे निकाल दे और मैं सिर्फ खा लूं। वो आपके इस कोई कोशिश होती है कि निकालने से कोई फ्रूट निकाल के आपको ट्रे में रख दे या फिर बाउल में डाल के रख दे। वो उससे चुनगोजे की बात याद आ गई कि चुनगोजा जो है अगर कोई आपको निकाल के दे तो उसकी मोहब्बत पे कभी शक न करें। अनार भी कोई अगर आपको निकाल के दे तो उस पे भी आप निकाल के देता है तो इसका मतलब है कि वाकई वो बड़ी आपकी। हाँ, लेकिन इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं कि अनार सफेद उसके क्या फायदे हैं, रेड अनार है तो उसके क्या फायदे हैं। सो इस पर भी आज हम बात करेंगे। पूरी एक डिटेल्ड रिसर्च है जो मेरी टीम ने की है जो हम आप तक और इसके अलावा चूंकि हम लोग हेल्थ सेगमेंट भी रखते हैं आज अपने प्रोग्राम्स में, तो हेपेटाइटिस के हवाले से भी हम आज जिक्र करेंगे। हेपेटाइटिस क्यों होता है, इलामात क्या होती हैं और फिर किस तरह से हम लोग इसका इलाज कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जैसे ममालिक में जहाँ पर एक तो डायग्नोसिस बहुत बड़ा सिविल इशू है। पाकिस्तान जैसे ममालिक में कोई भी बड़ी बीमारी हो उसके डायग्नोसिस ही नहीं हम कर पाते और जब मालूम होता है कि ये बीमारी है तो फिर बहुत लेट हो जाता है। तो इसके लिए हम आज बात करने की कोशिश करेंगे, फिर इलामात, फिर किस तरह से उसका इलाज मुमकिन है और एहतियात क्या होनी चाहिए। एक्सपेंसिव हो जाता है कि क्या एक गरीब आदमी अफोर्ड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मेडिसिन की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, लोगों को मेडिसिन मिल ही नहीं रही है, जिनके पास पैसे हैं उनको भी शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है। मुझे याद है नून लीग की हुकूमत में आप जितने मर्जी एतराज़ात उठा लिए, कुछ प्लानिंग कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिसकी हम खुद भी बड़ी तारीफ करते थे और आवाम उससे फायदा उठा रही थी कि पंजाब हुकूमत ने ये सिलसिला शुरू किया था कि हेपेटाइटिस की मेडिसिन बाकायदा टीसीएस के जरिए पेशेंट्स के घर जाएगी, मतलब एक कोरियर सर्विस के जरिए पेशेंट्स के घर जाएगी। पता नहीं वो प्रोजेक्ट्स कहाँ गए, क्यों उनको टेकअप नहीं किया गया। बिल्कुल, ये बड़े ज़रूरी चीज़ें हैं जिस पर हमें डिस्कस भी करना होगा, हमें देखना होगा क्या वजूहात हैं, फिर इलाज क्या है, फिर हुकूमत इस पर क्या कर रही है। इस तमाम पर हम पहलू पर नज़र डालेंगे, लेकिन अभी नज़र डालते हैं टॉप स्टोरीज पर।
हुकूमत का ऑपोजिशन को मुल्क भर में जलसे करने की इजाजत देने का फैसला। इमरान खान का कहना है कि ऑपोजिशन को जलसों में कोरोना SOPs का पाबंद बनाया जाएगा। उधर मरियम नवाज ने कहा, मरियम नवाज जनवरी से बहुत पहले हुकूमत का काम खत्म कर देंगे। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का मौलाना आदिल के कत्ल की तफ्तीश में शेख रशीद को शामिल करने का मुतालबा। सईद गनी का कहना है कि शेख रशीद को कैसे पता चला कि अपोजिशन जलसों में दहशतगर्दी हो सकती है। कन्वेंशन सेंटर में वकला की एक तकरीब में शिरकत। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म को नोटिस दे दिया। वज़ीर आज़म का वसाइल का गलत इस्तेमाल किया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस। महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध भर में इस हफ्ते में हीट वेव का खदशा जाहिर कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 7 रोज तक कराची का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर भी जा सकता है। 11 बजे से शाम 4 बजे के औकात में शहरी बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें। मोटरवे ज्यादती केस। 33 रोज बाद आबिद मल्ली गिरफ्तार। केस में शरीक दूसरा मुलजिम शफकत पहले ही जुडिशल रिमांड पर जेल में है। आबिद और शफकत ने डकैती के दौरान खातून के साथ इज्तमाई ज्यादती की थी। दूसरी तरफ 4 सद्दा में 2.5 साल बच्ची को रेप करने के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम बच्ची का पड़ोसी जिसकी उम्र 45 साल से ज्यादा है। मुल्क भर में सफाई की अबतर सूरत हाल। जा बजा गंदगी के ढेर, ताफून फैलने से बीमारियां जन्म लेने लगी। शहरी परेशान। करवट बदलते हुए मौसम ने अनार जैसे खुश रंग और खुश जायका फल को बागात से बाजारों तक पहुंचा दिया। रोजाना एक अनार खाएं, मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहें। पाकिस्तानी गुलकारा और अदाकारा मुसरत नज़ीर ने अपनी 80वीं सालगिरह मनाई। मेरा लॉन्ग गवाचा ने रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और निगार अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज। बाकायदा आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का और सबसे पहले पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर बात करेंगे। वफाकी हुकूमत ने ऑपोजिशन को मुल्क भर में जलसे करने की इजाज़त देने पर इत्तफाक कर लिया है, जबकि वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि ऑपोजिशन को ख्वामखा हीरो ना बनाया जाए और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन का एजेंडा खुद ब खुद बेनकाब हो जाएगा। बिल्कुल, ऑपोजिशन का एजेंडा है क्या, वो तो जब जलसे होंगे तभी मालूम होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी वज़रा, मुशीरान और मुआवरीन ने भी कल गुफ्तगू की है इस हवाले से अपने इजलास के दौरान, और ये तजवीज़ दी कि ऑपोजिशन को जलसे करने की इजाज़त दी जाए। ऑपोजिशन मुल्क भर में जहाँ जलसा करना चाहे उसको करने दिया जाना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये चीज़ तो ज़रूरी भी है, जैसे हम आगाज़ में बात कर रहे थे। इसके अलावा ऑपोजिशन लीडर और इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन की अहम रहनुमा हैं और बहुत ज़्यादा आगे इस वक्त मेरे ख्याल में एक स्टेप अहेड जिसना कहते हैं ना, कि वो पीडीएम की ऑपोजिशन लीडर आप कहना चाह रही हैं, क्योंकि नून लीग को तो बेसिकली मरियम नवाज ही लीड कर रही है। मरियम नवाज एजेंडा नून लीग का सामने रखा। एग्जैक्टली, तो मरियम नवाज जो हैं उनके बारे में अगर बात करें कि नून लीग को कैसे वो रिप्रेजेंट कर रही हैं, फिर अपोजिशन को भी बेसिकली बड़े अच्छे तरीके से वो लेकर चल रही हैं साथ, और फिर होस्ट भी करती हैं, फिर गेस्ट भी बनती हैं। तो उन्होंने भी अब खासी इस बारे में गुफ्तगू करना शुरू कर दी है और कहा है कि हम अब जो जलसे करेंगे 3-4 महीने में उसका रिजल्ट भी आना शुरू हो जाएगा और वज़ीर आज़म इमरान खान पहले ही चले जाएंगे। कल आसमा शराजी साहिबा को वो इंटरव्यू दे रही थी एक निजी टीवी में और बहुत कूल एंड काम होकर वो तमाम सवालों के जवाब दे रही थी। बहरहाल इस पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बुखारी साहब, कल जो आला सतही इजलास हुआ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत, उसमें इजाज़त तो दे दी गई और ये इजाज़त जो है वो कहा गया कि ऑपोजिशन को हीरो ना बनाया जाए, लेकिन यही इजाज़त हमें याद है कि जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने खिताब करना था तब भी डिस्कस हुआ और उन्होंने कहा करने दो खिताब, और फिर पाबंदी लग गई। तो ऐसा तो नहीं होगा कि पीडीएम के जलसों को पहले इजाजत मिल रही है, बाद में कुछ परेशानी होगी? पहली बात तो यह है कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर के बाद जो एपीसी के अंदर 26 निकाती एजेंडा बना था उसमें एहतजाज का बाकायदा एक शेड्यूल दिया गया था। उसकी थोड़ी बहुत रद्दोबदल हुई। जो जलसा पहले 11 अक्टूबर को कोयटा में होना था वो अब 16 को गुजरावाले में हो रहा है। इजाज़त देने का जहाँ तक तल्लक है, मेरे ख्याल से अब उस रैली के इनेकाद को रोकना जो है वो तो मुमकिन नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ एक दानिशमंदाना फ़ैसला है कि बजाय इसके कि वहाँ पर क्लैश होता मुकामी पुलिस के साथ और बदमज़गी होती, तो ये एक अच्छा फ़ैसला मैं कहूँगा काबीना का या वो जो स्पेशल इजलास था उसमें इमरान खान साहब ने किया है। जहाँ तक ताल्लुक़ ये है कि इस जलसे की क्या नतीजा निकलेगा, क्या इसकी सूरत हाल होगी, लोग तो इकट्ठे होंगे, इसके बारे में तो कोई
रॉकेट साइंस नहीं है समझना, इसलिए कि जिस तरह की बुखलाहट का इजहार हम देख रहे हैं वज़ीरों, मशीरों और स्पोक्समैन की तरफ से, खुद इमरान खान साहब की तरफ से, तो लगता ये है कि ये जलसा एक बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है। वैसे भी गुजरांवाला जो है आपको पता है कि मुस्लिम लीग का हब है, 7 नेशनल असम्बली की सीटें वहाँ से हैं, इसी तरह से 10 के करीब MPs वहाँ से हैं, तो इसको मुस्लिम लीग नून का लाहौर के बाद दूसरा बड़ा गढ़ कहते हैं। तो जलसा तो होगा और इसी से टोन सेट होगी कि आने वाले दिनों में जो बाकी जलसे होंगे, जिस तरह कोयटा का जलसा है, कराची का जलसा है, पेशावर का जलसा है और फिर दिसंबर में जाके लाहौर में जलसा है, उनमें किस तादाद में लोग आएंगे, सारे का दारोमदार जो है गुजरांवाले के जलसे पर है। तो सारी नज़रें जो है वो अपोजिशन की भी और हुकूमत की भी लगी हुई हैं कि किस नौइयत की ये रैली, ये जलसा होने जा रहा है। उम्मीद तो लोगों को यही है और जो तज्ज़ियाकार हैं उनका भी ख्याल यही है कि गुजरांवाला का जलसा बहुत बड़ा जलसा होगा। सही। सलीम बुखारी साहब, जिस तरह से आपने कहा कि आवाम तो आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। एक और चीज़ है कि ये कहा जा रहा है कि ये रेफरेंडम होगा और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे अगर इसके बाद जो हमारा पड़ाव होना है। मतलब ये बेसिकली मोमेंटम के लिए भी इस्तेमाल होते हैं जलसे। इसके अलावा ये बताइएगा, ये बात भी की जाती है हुकूमत की तरफ से कि जो अभी इत्तफाक है वो उस तरह से नहीं देखा गया। बिलावल भुट्टो ने भी दबे लफ्ज़ों में मौलाना फजल रहमान की आदत पर एतराज़ किया है। इसके साथ साथ आसिफ जरदारी साहब की तबीयत भी कुछ नासाज रहती है। फिर ये तमाम जो सूरत हाल है, जनूबी पंजाब में कल जो इजलास हुआ उसमें पीपल्स पार्टी ने शिरकत नहीं की PDM के हवाले से, ये किस तरफ जा रही है बात के, या फिर ये मामूली सी नवीयत की बातें? पहली बात तो ये है कि गुजरांवाला का जो जलसा है ये पहला कदम है, ये उस सीढ़ी का पहला जीना है जिसको चढ़ते चढ़ते बिलाखिर मुतहदा अपोजिशन जो है वो जाके इस्लामाबाद में धरना देगी एक लॉन्ग मार्च के इख्तिताम पर। तो रैली इम्पॉर्टेंट है और लोग भी उसमें बड़ी तादाद में तवक्को की जा रही है कि लोग उसमें शिरकत करेंगे। राना सलामुल्लाह साहब ने जो कुछ कहा है वो इस एतबार से तो ठीक है कि अल्टीमेट मंजिल जो है अपोजिशन के इस एहतजाज की वो इस्लामाबाद है। और इस्लामाबाद में जो धरना पहले इमरान खान साहब ने दिया था, उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने दिया था जो पिछले साल जी, वो भी बहुत बड़ा धरना था। तो यही है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ होंगे। अब देखना ये है कि क्या उस मंजिल तक, उस हदफ तक पहुँच पाती है अपोजिशन या नहीं। इसके बारे में कुछ तो तज्ज़ियाकार भी कह रहे हैं, लेकिन दरअसल हुकूमत बड़े वसी पैमाने पर यह प्रोपेगेंडा कर रही है कि पीपल्स पार्टी जो है वो शायद इसमें से निकल जाएगी। लेकिन जो हमने कायरा साहब की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, कमरुज़्ज़मान कायरा की, जो हमने बिलावल साहब की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, उससे ऐसा दिखाई नहीं देता। तो हुकूमत तो कोशिश करेगी कि इन 2 बड़ी जमातों के बीच दरार डले ताकि इनको डिवाइड किया जा सके। जो जरदारी साहब की बीमारी है वो अहम है, ज़ाहिर है वो पार्टी के सरबराह हैं, फ़िलहाल एक को चेयरपर्सन है जी। और इम्पोर्टेंट आदमी है पीपल्स पार्टी के हवाले से, उनकी सेहत के ऊपर बहुत कंसर्न है पार्टी उनको भी हैं। तो अगर अल्लाह ताला ने उनको सेहत दी, वो अस्पताल से वापस खैर खैरियत से आ गए और पीपल्स पार्टी आखिरी दम तक अगर इसके साथ रही तो ये तारीख का पाकिस्तान की बहुत बड़ा एहतजाज होने जा रहा है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सही। लेकिन बुखारी साहब, इसी के साथ ये भी जिक्र कीजिएगा कि एक तरफ तो हम गुजरांवाला के जलसे की बात कर रहे हैं और आपने कहा कि गढ़ है मुस्लिम लीग नवाज का और बहुत बड़ी तादाद में लोग आएंगे, लेकिन वहीं पर नाराज अरकान भी हैं और अब उन्होंने कह दिया कि हम जलसा करने नहीं देंगे। और फिर इसके साथ साथ नाराज अरकान से गवर्नमेंट शख्सियात और PTI के रहनुमा मुलाकातें भी कर रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि ये कोई हर्डल डाल सकेंगे जलसे में? पहली बात तो ये है कि उनके खिलाफ जो एक्शन जमात की तरफ से किया गया वो बिल्कुल दुरुस्त है कि वो लोग जो पार्टी के डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जो पार्टी के मैंडेट के बरअक्स या उसके ऊपर कहीं जाके मुलाकातें करते हैं। क्योंकि किसी भी अपोजिशन पार्टी का चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करना या प्राइम मिनिस्टर के मौक़िफ़ की तायीद करना जो है वो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है और पार्टी को यह हक हासिल है कि वो अपने मुनहरफ अरकान के खिलाफ एक्शन ले। जहाँ तक उस जलसे को मुतासर करने का ताल्लुक है, वो एक ज़रबुल मिसल है, क्या पिद्दी का शोरबा। ये 4 आदमी जिनका साथ जो दुर्गत इनकी बनी पंजाब असम्बली के इजलास के दौरान वो सबने देखी है, ये क्या रोक पाएंगे वो जलसा। मेरा ख्याल है उस दिन जिस दिन ये जलसा होगा अपने घरों से भी नहीं निकलेंगे, तो उनमें इतनी बसात नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो हुकूमत है और PTI है वो कोशिश करेगी उनको एक्सप्लॉइट करने की, उनको आगे खड़ा करके और पीछे
उनके खड़ा होने की, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि गुजरांवाला का जलसा जो है वो इतना वीक या इतना कमज़ोर होगा कि उसको 4 मुनहरफ अरकान जो हैं उसको तलछट कर दें या ऊपर नीचे कर दें। मेरा नहीं ख्याल ऐसा होने जा रहा है। गुजरांवाले के ऊपर आइज़ आर ऑल सेट, और मैं समझता हूँ कि ये अपोजिशन के पहले कदम के तौर पर जो एहतजाज उन्होंने करने का फ़ैसला किया है, एक अच्छा आगाज़ इस एतबार से होगा कि एक बड़ी तादाद में लोग इसमें शामिल होंगे। अभी हमने सुना कायरा साहब जो कह रहे थे कि बिलावल भी इस जलसे में शिरकत के लिए एक जुलूस की शक्ल में आएंगे, मरीम नवाज़ भी एक जुलूस की शक्ल में आएंगी, तो अच्छा खासा मेला लगने जा रहा है। ये आने वाले वक्त में हम सब देखेंगे। बिल्कुल सही। सलीम बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपके मुताबिक एक बड़ा जलसा होगा। नाराज़ अरकान हों या गवर्नमेंट के कुछ टैक्टिक्स हों, ये डिले नहीं कर सकेंगे इस जलसे को और ना ही आवाम को आने से रोक सकेंगे। बिल्कुल नाज़रीन, अभी हमने बात करनी है नून लीग के सेनेटर हैं डॉक्टर असद अशरफ, और उनसे हम बात करेंगे जलसा कैसे होगा, फिर अपोजिशन किस तरह से आगे लेकर चलेगी इसको, और फिर क्या प्लान्स होंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। डॉक्टर असद अशरफ PMLN से हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब ये कहिएगा, PDM के जलसे की तैयारी तो ऑपोजिशन की तरफ से जाहिर है PDM की तरफ से की ही जा रही है, लेकिन बहुत सी खबरें सामने आ रही हैं। एक तरफ हुकूमत इजलास में ये डिस्कस करती है कि हम ऑपोजिशन को हीरो नहीं बनने देंगे, जलसे की इजाज़त है। वहीं पर NOC नहीं मिलता, कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा होता है, वो चाहे पीपल्स पार्टी के हैं या नून लीग के हैं, और आपकी अपनी ही पार्टी के नाराज अरकान असम्बली भी सामने आ जाते हैं कि हम जलसा करने नहीं देंगे। क्या प्लानिंग है? देखिए, जैसे आपने कहा कि कैबिनेट में डिस्कशन हो रही है कि जलसा एक गुजरांवाले या गखर मंडी में छोटे से हल्के में हो रहे हैं, उसके बारे में फीडबैक लिया जा रहा है और इजाज़त दी है। ये इजाज़त इन्होंने ऐसी नहीं दी, इनको लोगों का मूड का पता है। इनको पता है कि इनकी मोड ऑफ गवर्नेंस पिछले 2.5 सालों में किस तरह रही है। तमाम सपोर्ट के बावजूद इनको जितने भी सपोर्ट किया जाए, ये किंग्स पार्टी जो है ना, ये इसका रायगार गाएगी, और लोग देख रहे हैं जिस तरह महंगाई हो रही है वो खुद ब खुद निकलेंगे। और अगर कैबिनेट में 2.5 साल से सिर्फ शरीफ फैमिली और नैब न्याजी गठजोड़ और जलसे जुलूस भी होने, तो फिर आप इस कौम का अल्लाह ही हाफिज है कि लोगों के लिए क्या कुछ कर रहे होंगे। बाकी रहा कि ये कैसे रोकेंगे, तो देखिए लोगों की आवाम की ताकत जो होती है ना, उसको बड़े से बड़ा आमिर भी नहीं रोक सकता, ये जो मर्जी कर ले। आपने देखा रियाज़त के दौर में बेनज़ीर बात आई थी, क्या उन्होंने रोक लिया था? कोड़े, जेलें, कत्ल, फांसी, कुछ इसी तरह लोगों को जब उनको ये पता लगता है कि ये उनके हुकूमत जो है उनकी नहीं कर रही है, तो फिर वो दूसरा ऑल्टरनेटिव देते हैं। मैं आपको ये यहाँ बताना चाहूँगा, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं ये नोट कर रहा हूँ कि ये PDM के जो जलसे हो रहे हैं और पंजाब में जिस तरह बिलावल आ रहे हैं और पीपल्स पार्टी का जो सोया हुआ कारकुन था, ये पीपल पार्टी को रिवाइव कर रहे हैं और हो रही है। और ये जो किंग्स पार्टी है उसकी जो ओरिजिनल प्लेस है पीपल्स पार्टी की पंजाब में, वो उसको ग्राउंड को रिगेन करने आ रहे हैं और उनके वर्कर्स बड़े चांस। तो ये रोकने वाली बात जहाँ तक लूटों की है, तो अगर ये अपने घर में से बाहर ही निकलना है तो बड़ी बात होगी, रोकना तो दूर की बात है। ठीक है। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि जिस तरह से आपने कहा कि अब रिवाइव हो रही है और अपोजिशन भरपूर अपना किरदार अदा करेगी, इसके अलावा बात अगर कल करें मरीम नवाज़ के निजी TV में इंटरव्यू की, उन्होंने कहा है कि जब समझ लिया गया कि शहबाज शरीफ काम के नहीं रहे तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। क्या अभी भी ऐसे कोई मामला थे कि जो कि ऐसे लग रहा था कि वो काम के थे और इसीलिए उनको बाहर रखा गया था? क्या ये तमाम चीज़ें इस पर्सपेक्टिव से देखी जाती हैं? इख्तलाफात की भी उन्होंने बात की, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इख्तलाफात कोई नहीं है, लेकिन उनके हैंडल करने के तरीकाकार को मुख्तलिफ उन्होंने ज़रूर कहा है। और इसके अलावा एक एडिशन ये भी है कि जब 12 दिन मियाँ साहब नैब के अंदर ज़ेरे हिरासत रहे हैं, आज उन्होंने दोबारा से पेश होना है, 12 दिन में कोई भी नून लीग का कोई भी अहम लीडर उनको मिलने नहीं गया। देखिए, ये बदतरीन जो विक्टिमाइजेशन शरीफ फैमिली की हो रही है, शहबाज शरीफ साहब की, उनके बेटे की, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हमजा शहबाज शरीफ साहब, उनके दामाद की, उनके दामादों की, दामादों की, बेटियों की और उनके भतीजों की और भतीजे के बड़े भाई की। क्या ये शो कर रहे हैं कि वो किसी किस्म की कोई डील की बात हो रही है? ऐसा नहीं है। सिर्फ
टारगेट तक पहुंचने के लिए स्ट्रेटेजी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन फाइनल बात जो है वो वही है कि वोट को इज्जत हो। बाकी चीजें जो हैं वो बिल्कुल ठीक है, मेरी सोच और हो सकती है, हम कोई आइडेंटिकल ट्विन तो नहीं है, आपकी सोच कुछ और हो सकती है। इवन आइडेंटिकल ट्विन जो है वो भी मुख्तलिफ सोचते हैं। तो टारगेट अचीव करना जो है वो वही है कि आइन और कानून के मुताबिक चला जाए, इस मुल्क के जिसका जो रोल है वो प्ले किया जाए और यहाँ पे कोई स्टेट अबव द स्टेट ना हो और लोगों को फैसला करने दिया जाए, जिसको वो वोट दें वही उसी के लिए वोट निकले, ना कि आरटीएस बंद हो जाए और लोगों को जो कभी इलेक्शन का सोच ना सके वो कौमी असेंबली में पहुंच जाए और जाके वजारत और मशावरत ले लें और मामले खुसूसी बन जाए और फिर पाकिस्तान का जो हाल है वो आपके सामने है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया आपका, बड़े वाज़ेह तौर पर आपने कह दिया कोई इस जलसे को रोक सकता है और आवाम जिस तरीके से अपने इश्यूज को लेकर ऑपोजिशन के इस पूरे पीडीएम के प्लेटफॉर्म में शामिल होगी तो हुकूमत को डेफिनेटली टफ टाइम दिया जाएगा। बिल्कुल, ये तमाम मामलात हैं। ऑब्वियसली अपोजिशन इस वक्त एक प्लेटफॉर्म पर है, पीपल्स पार्टी, नून लीग और जेयूआई और तमाम दीगर पार्टी। तो देखते हैं जलसे की अब तारीख तो दे दी गई है, जलसे भी होंगे, फिर तहरीक भी होगी, मार्च भी होगा। इसका रिजल्ट क्या होता है वो तो बाद में पता लगेगा, लेकिन अभी हम एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कुछ खबरें जब आपको सुनने में आती हैं तो आप एकदम से थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं आर यू श्योर? और ये खबर कुछ ऐसी ही है कि कराची में इमेजिन दैट अक्टूबर में हीट वेव आ रही है। बिल्कुल, अभी कभी सोचा भी नहीं होगा हमने, और क्योंकि हुआ ये कि महकमा मौसमियात ने जब कराची में कहा कि सिंध भर समेत इस हफ्ते हीट वेव का खदशा है तो हम लोग परेशान हो गए। और मेरा ख्याल है सीमन, हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अक्टूबर के महीने में भी हीट वेव चलेगी। मई जून जुलाई मैक्सिमम तक होता था, लेकिन अब अक्टूबर के महीने में सिर्फ सिंध का मामला तो एक अलग है, लेकिन इसके अलावा पंजाब में भी गर्मी फील हो रही है, लाहौर और इसके अलावा फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, यहाँ पर भी गर्मी है, 40 के राउंड रह रहा है। और साथ साथ कराची की खुसूसन बात करें तो वहाँ पर हीट वेव है, इसके लिए एहतियाती तदाबीर भी अपनाने के लिए कह दिया गया है। तो ये काफ़ी परेशान कौन सिचुएशन। बिल्कुल, 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तो होगा, लेकिन ये सिर्फ गर्मी नहीं है। एक्चुअली महकमा मौसमियात की तरफ से ये खदशा और वार्निंग भी जारी की गई है कि प्लीज़ 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 एहतियात करें, सूरज में बाहर मत निकलें। ये 6 से 7 दिन जो है वो क्रूशल हो सकते हैं। और फिर हीट वेव से जो आपकी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट होता है वो हीट स्ट्रोक और कभी कभी खुदा न खास्ता वो फेटल भी हो सकता है। अब आप सोचिए कि ये वो ग्लोबल वार्मिंग है जिसके बारे में इन्वायरमेंटलिस्ट या बहुत से लोग जब इस पर बात करते हैं कि अब चेंजेस आना शुरू हो गए हैं और ये इन्वायरमेंटल चेंजेस जो है वो हम मौसम के हवाले से देख रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा इसमें ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि इसकी जो एहतियातें हैं वो आपने क्या करनी है। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, डायरेक्ट सूरज में नहीं निकलना, कोशिश करें कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो छतरी का इस्तेमाल करें और लिक्विड जो बॉडी का है वो चाहे जूस इनटेक के मद में है या वो पानी की मद में है वो प्लीज़ 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 ज़रूर रखें। बिल्कुल, और इसके साथ साथ चूँकि आपको मालूम होना चाहिए कि कब हीट स्ट्रोक हो रहा है, तो इसके लिए भी अलामात हैं, वजूहात हैं, जिसमें पानी की कमी भी हो जाती है। इस वजह से इसलिए कहा जाता है कि पानी ज़्यादा पिएं। ज़ियाबतीस का भी बढ़ जाना इसमें शामिल है, धूप में बराह रास्त ज़्यादा देर हो जाता है, सुर्ख और गर्म जिल्द हो जाती है। इसके अलावा दर्ज हरारत आपका 104 रहता है, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस्म से पसीने का इखराज रुक जाता है, पट्टों का दर्द है, सर में शदीद दर्द है, मतली होना है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको आपने देखना है, मॉनिटर करना है। अगर आपको कोई ऐसा मसला है तो ज़रूर अपना ख्याल रखिए और हीट वेव की वजह से, हीट स्ट्रोक से बचने के लिए आप एहतियात कीजिए। अच्छा, मेरी बस हो गई है। अब कराची हो या लाहौर हो, फैसलाबाद हो या कोयटा हो, कोयटा में तो खैर मौसम थोड़ा बेहतर होना शुरू हो गया, लेकिन मेरी बस हो गई है। अब गर्मी खत्म हो जानी चाहिए, अब अच्छा मौसम आ जाना चाहिए, सर्दियाँ आ जानी चाहिए। ऑल्दो अ लॉट ऑफ पीपल लव समर वेदर एज वेल, लेकिन मुझे लगता है कि अब हम थक गए हैं। एनवायरमेंटल फ्रेंडली माहौल बनाना चाहिए, गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है काम करना, फॉरेस्टेशन करनी है, आपने फैक्ट्रीज़ को शहरों से बाहर लेके जाना है और इसके साथ साथ दीगर काम है जिस पर आप काम करेंगे तो फिर एनवायरमेंट भी अच्छा होगा, आपकी सेहत भी अच्छी होगी। इसी के साथ आज के दिन की मुनासिबत से अगर बात करें तो पाकिस्तान की लेजेंडरी कवाल जो आज भी दुनिया भर में अपनी कवालियों की वजह से, अपने सॉन्ग्स की वजह से, अपनी आवाज़ की वजह से ना सिर्फ मदाहों के दिलों में जिंदा हैं बल्कि मदाह आज भी उनकी 72वीं सालगिरह मना रहे हैं। और मैं बात कर रही हूँ उस रात भी बहुत काम किया, उनके लिए भी उन्होंने मौसीकी लिखी और गाने भी उन्होंने पढ़े और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने काम किया। बिल्कुल, एंड वी मिस हिम। अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत में जगह दे। इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, कल मोटरवे
ज्यादती केस में एक अहम पेशरफ्त हुई और उसका जो मरकजी और मेन मुलजिम है जिसे काफ़ी टाइम से ढूंढने की कोशिश की जा रही थी, मुख्तलिफ जगहों पर सर्च ऑपरेशन चल रहे थे, टीम्स तश्कील दी गई थी, फाइनली कल वो लाहौर के नवाही इलाके से ही गिरफ्तार कर लिया गया और आबिद मलिक को 33 रोज़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। और इस पर जहां सोशल मीडिया पर जाहिर है सब तारीफ कर रहे थे कि चले फाइनली एटलीस्ट मुलजिम गिरफ्तार हुआ, वहीं पर यह डिमांड की जा रही थी कि इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, कैफिर किरदार बनाया जाए, ऐसी सजा दी जाए ताकि एक इबरत का निशान बने। बिल्कुल, और इस मुलजिम के बारे में ये बात की जा रही है चूँकि इसके साथ एक शफकत मुलजिम है जो कि पहले ही गिरफ्तार है और बकार हसन पर शक था लेकिन उसको अब जमानत पर रिहा कर दिया गया है। आबिद मलिक छुपता रहा, भागता रहा, बहुत कोशिश की गई पुलिस की जानिब से लेकिन फाइनली वो गिरफ्तार कर लिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो इंशाल्लाह सलाखों के पीछे होगा, उससे सज़ा मिलेगी और जो करार बाकी सज़ा है उससे ज़्यादा आगे अब काम होना चाहिए। एक तो स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, इसके ऊपर कल वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान ने बात की थी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर। उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे लेजिस्लेशन हो, मज़ीद इस पर सख्त लेजिस्लेशन हो, वफाकी लेवल पर, सूबाई लेवल पर भी। और इस पर लेजिस्लेशन होने के साथ साथ जो अवामी सतह पर बात की जा रही है पब्लिक हैंगिंग, क्योंकि इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक एक सज़ा है और पब्लिकली आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसके ऊपर काम होना चाहिए। इसके साथ साथ जो भी आप स्पीड ट्रायल के लिए कर सकते हैं वो किया जाना चाहिए और ऐसा जुल्म और ज्यादती करने वाले शख्स को जो को इंसान खिलाने के लायक नहीं है उसको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, और इस हवाले से आईजी पंजाब ने एक ट्वीट भी किया और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि हमने जो वादा किया था वो नेशन से, तमाम सिविल सोसाइटी से, तमाम लोगों से, वो वादा आज पूरा हो गया और इस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब आगे भी ट्रायल इंशाल्लाह स्पीडी ही चलाया जाएगा। इसी के साथ एक और दिलखराश वाकया जो चारसदा से सामने आया और हम डिस्कस भी कर रहे थे कि एक 2.5 साला मासूम बच्ची को रेप के बाद कत्ल कर दिया गया, उसका मुलजिम जो है वो गिरफ्तार कर दिया गया है। मुलजिम बच्ची का पड़ोसी ही निकला और उसकी उम्र 45 साल से ज़ायद है। कल लॉ मिनिस्टर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने इस पूरे वाक़े के ऊपर बात की और फिर वो मुलजिम भी वहाँ पर मौजूद था जो कि मीडिया के सामने पेश किया मीडिया के सामने पेश किया गया है और ये कहा जा रहा है कि पुलिस को पहले इस मुलजिम पर शक था और ये भी बताया गया कि मुलजिम ने इमाम मस्जिद को खुद बताया कि खेत में एक बच्ची की लाश पड़ी हुई है। तो ये क्या मामला है, पुलिस ने कैसे इन्वेस्टिगेट किया, पुलिस को शक पहले से क्यों था और इन्वेस्टिगेशन से अब तक क्या मामला हो सके हैं, ये कौन है शख्स, मोहल्लेदार है कि ये, इस पर हम बात करेंगे। DPO चारसदा मोहम्मद शुएब खान हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद शुएब खान साहब। सर वालेकुम सलाम। शुएब साहब, जिस तरह से हम सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा ये कदम है जो कि पुलिस ने उठाया कि पहले ही 2 से 3 दिनों में इस मुलजिम को पकड़ लिया गया, क्योंकि पूरी कौम मुंतज़िर थी कि कब इस मुलजिम को पकड़ा जाएगा और इसको सज़ा के लिए फिर ट्रायल शुरू होगा। तो ये बताइएगा पुलिस कैसे पहुंची इस मुलजिम तक, शक कैसे हुआ, क्या वाक़या है ये? सर बिल्कुल, मंगल को 2 बजे बसिंग जो मासूम था वो मिसिंग था और 10 बजे उसके वालिद साहब ने रिपोर्ट की थी और बुध को सुबह 9 बजे उसका हमने FIR रजिस्टर की थी और बुध के दिन तकरीबन 4 बजे हमें वो जो मासूम था उसकी जो बॉडी थी वो हमें रिकवर हुई थी। तो उसके बाद पुलिस ने ऑल आउट अपनी एफर्ट स्टार्ट की जिससे हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया, ह्यूमन इंटेलिजेंस डिप्लॉय की। उसके बाद जो सेलुलर फोरेंसिक्स के ऊपर हमने काम किया। इसके साथ हमने घरों की प्रोफाइलिंग स्टार्ट की। अराउंड अबाउट 388 हाउसेज जो थे, घर जो थे, उनकी हमने प्रोफाइलिंग की जिसमें एक घर इस बंदे का भी था। ये सस्पेक्ट था जो गांव है शेख के लिए, उस गांव के अंदर इसका घर है जी। इसमें तो एक चीज ये भी रिपोर्ट हुई कि मीडिया पे कि इसके वालिद साहब ने निशानदेही की कि ऐसा इसमें कुछ कोई बात नहीं है। इसके वालिद साहब ने, इसके चाचा ने, ताया ने, जो मासूम था उसके, इसमें IG साहब भी इनको मिले थे, RPO साहब भी, मैं भी उनके साथ था। हम लोगों ने प्रॉपर उधर कैंप लगाया हुआ था। उसी में कोई भी बंदा दफ्तर नहीं जा रहा था। हमने कहा जब तक चीज प्लेस नहीं होगा कोई ना यूनिफॉर्म चेंज करेगा ना ऑफिस जाएगा। तो हम लोग सारे वहाँ पे, तो हमें किसी ने इसको पिन पॉइंट नहीं किया। और वो जो बात आप कर रहे हैं कि जिस बंदे ने इत्तला इस बंदे ने नहीं दी थी, एक्यूज ने इत्तला नहीं दी थी, इत्तला एक और आदमी का, उसका नाम इसरार है, उसने जाके इमाम मस्जिद को इत्तला दी। और लेकिन उसने भी अपनी इत्तला में इस बंदे का नहीं बताया था कि ये बंदा वहाँ पे मौजूद था। ये जब हम सस्पेक्ट को इंटेरोगेट कर रहे थे, जब मैं खुद बैठा हुआ था, आई थिंक थर्सडे की रात को, तकरीबन रात के 2 बजे हम लोग जब इसको इंटेरोगेट कर रहे थे, हमने राउंड अबाउट 60 से 70 बंदा इंटेरोगेट किया। तो उसके बाद जब ये बंदा सामने आया तो इसने अपनी बातों इंटरव्यू के दौरान कुछ क्लूज छोड़ दिए हमारे लिए। तो वहाँ से हमने इसको सस्पेक्ट डिक्लेयर किया। फिर उसके बाद हमने जब क्रॉस मैच किया, फिर हमने इसको प्राइम सस्पेक्ट डिक्लेयर कर दिया। जब हमने इसको प्राइम सस्पेक्ट डिक्लेयर किया और उसके बाद फिर हमने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कलेक्ट करना स्टार्ट किया।
और बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह रास्ता दिखाने वाला है। बिल्कुल, वी रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स कि किस तरह दिन रात की मेहनत से ये मुलजिम गिरफ्तार हो सका। लेकिन डीपीओ साहब ये कहिएगा कि क्या फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए या डीएनए रिपोर्ट करवा ली गई है, कुछ इस हवाले से भी बताइएगा, क्योंकि ये खबरें भी आ रहे हैं कि इस शख्स का शायद जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है या ये अभी उस तरह से प्रूवन नहीं हो सका जो शवाहिद काउंट किए जाते हैं। सर बिल्कुल मैडम, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डॉक्टर्स, प्रोफेशनल डॉक्टर्स ने जो स्वैब थे वो कलेक्ट किए हैं और वो जो केएमसी पेशावर है, केएमसी पेशावर है, उसके अंदर वो भिजवा दिए गए। लेकिन वो डॉक्टर के एंड पे होता है कि वो उसका रिजल्ट कब देते हैं, क्योंकि उसका स्पेसिफिक टाइम है और वो उसका रिजल्ट देंगे। दूसरी जो बात आप जो ये बात करिए कि इसका जहनी तवाज़ुन, ये जहनी पसमानदा जरूर है, लेकिन ये उतना नहीं है कि इसको मोबाइल दें तो ये मोबाइल द्वार में मारे और तोड़ दे। इसके पास अपनी एक टैब है जिसके अंदर प्रॉपर इसने मूवीज रखी हुई है, उसके ऊपर वो पैटर्न वाला लॉक है, ये उनको इंजॉय करता है। और ये सिर्फ जो इसको जहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज में लवाना कहते हैं, दीवाना कहते हैं, वो सिर्फ इसको कहते हैं कि इसको स्टार्ट, इसका ये नाम है। उसने इतनी ज्यादा इस नाम की वजह से इतनी ज्यादा उसने एक्ट किया है मांगने का कि वो उसके पर्सनालिटी के ट्रेड्स बन चुके हैं। और डीपीओ साहब, क्या ये करीबी मोहल्लेदार है? आपने कहा कि पूरे एक एरिया को सर्च आउट किया गया, तो क्या ये करीबी मोहल्लेदार है मुतासरीन के घर से? जी बिल्कुल, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इसके घर से 10 मिनट की वॉक पे है। आप यूँ अंदाजा लगा लें, करीबी मोहल्लेदार होते हैं ऐसे। इसके साथ एक गली है, फिर आगे गांव है और उसके गांव में मतलब 10 मिनट की वॉक पे है। तो अच्छा, ये बताइएगा शुएब साहब कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मोहल्लेदार भी है, ये करता क्या है? ऐसी मतलब घूमता फिरता है? फिर इकरार जुर्म के हवाले से कोई बात हुई है कि इसने माना हो इकरार जुर्म किया इसने अब तक? सर ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ही सन ऑफ सॉइल, उसको सारे रास्ते पता थे, उसको एक एक चीज का गाँव का, ये यहाँ पे पड़ा हुआ, ये पूरा दिन मांगता था। कोई बंदा इसको 50 रुपए देता था, कोई बंदा इसको 20 रुपए देता था। तो ये इस तरह पैसे कलेक्ट करता था, सबके साथ उसकी हेलो हाई सी हंसता खेलता था। फिर उसके बाद पूरा गांव तकरीबन 500-600 पुलिस वाले ने सर्च की। फिर उसके बाद पूरे गांव ने सर्च की, हमें कहीं से भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बच्ची के जूते नहीं मिल रहे थे। फिर ये बंदा हमें एक ऐसे अनबीटन ट्रैक थे जो कि नॉर्मल रूटीन में गांव में या वो पगडंडी बनी होती है वो नहीं बनी, जहाँ पे पत्ते गिरे हुए थे, वहाँ से हमें लेके गया। शुगर केन का खेत था, डेंस खेत था जिसमें 10-10 फीट गन्ना लगा हुआ था, उसके सेंटर पे लेके गया। इसका क्राइम सीन हमें स्पॉट कराया, वहाँ से हमें उस मासूम के वो जूता भी मिला और फिर उसको हमने वेरीफाई करवाया उसकी माँ से, बाप से वेरीफाई करवाने के बाद फिर हमने दूसरे दिन जब उस ट्रैक के ऊपर हमने दोबारा सर्च की, डिप्लॉयमेंट की, जो कि पहले एक्सप्लोर नहीं हुआ था, अनबीटन ट्रैक था, वहाँ से हमने उसका दूसरा जूता भी मतलब वहाँ से रिकवर हुआ। फिर तो बेसिकली इकरार इसने कर लिया, तभी आपको वहाँ पर लेके गया क्राइम सीन में, इकरार हो गया ना यानी कि इसकी तरफ से? सर ये बिल्कुल कन्फेशन करता है, मुकम्मल कन्फेशन करता है, दरिंदा है बिल्कुल। किस तरह पिक किया सर? बिल्कुल सही डीपीओ साहब, वी रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच एंड आई रियली होप कि चालान से लेकर अदालती तक पुलिस इसी तरह से फुली सपोर्ट करेगी। इस पूरे इंसिडेंट के अंदर माँ बाप को जो सिर्फ एक छोटा सा सुकून फराहम कर सकता है वो इस मुलजिम को जब आप कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए अपना रोल प्ले करेंगे तो वो होगा। और इतना दिल खराश वाक़या कि 2.5 साल की मासूम बच्ची को इस दरिंदे ने, और कल तो सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर भी चल रही थी कि इस दरिंदे ने किस कदर बेदर्दी से ना सिर्फ ज्यादती का निशाना बनाया बल्कि कत्ल कर दिया, पेट चाक कर दिया। और ये दरिंदे के अंदर आप ये देखिए किस तरह से इसके अंदर हिम्मत पैदा हुई। पहले तो ये इकदाम करने की, फिर पुलिस को इसने निशानदेही भी कराई है, जाकर उस जगह पर भी लेके गया। दैट मींस कि कन्फेशन इसने कर लिया। अभी डीपीओ साहब ने ये बात की है ऑन एयर हमारे साथ, और ये मुकाम पर भी लेके गया जहाँ पर इससे वारदात की थी। इंतहाई अफसोस के साथ ऑब्वियसली इस तरह की खबरें हमें पढ़नी पड़ती हैं, बतानी पड़ती हैं आपके साथ, क्योंकि ये मामला हमारी सोसाइटी के अंदर ही हो रहे हैं। इसको हमने खत्म करना है, इसके लिए हमने प्लान बनाना है जो मैं हमेशा ऐसी सजा हो, इससे दोबारा ऐसा ना हो। एक तो ये, और दूसरा ये मैसेज कि प्लीज ट्रस्ट करना बंद कर दें अपने मोहल्लेदारों के ऊपर। बच्चों को बाहर खेलने मत जाने दें जब तक आप खुद सुपरविजन ना करें। और ये जो चीज लेने आप भेज देते हैं कि कोई भी लड़का या लड़की, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, प्लीज इस चीज को छोड़ दीजिए, डिनाइल से बाहर निकल आइए। इस कदर ये केसेस बढ़ रहे हैं, ये रेशो बढ़ रही है कि कोई भी इससे खुदा ना खास्ता अल्लाह मियां बचा कर रखे, लेकिन हम सबको अपना रोल प्ले, बिल्कुल हम सबको अपना रोल प्ले करना होगा। हमें एज अ सोसाइटी और गवर्नमेंट को लेजिस्लेशन लेके आनी चाहिए ताकि इस तरह से दोबारा ना हो, और हम ये दुआ करते हैं। एनीवेज एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। ट्रांसजेंडर्स हमारी सोसाइटी का एक अहम पार्ट है, लेकिन होता यह है कि उस अहम पार्ट को हमने हमेशा इग्नोर किया। लेकिन रिसेंटली हमने ये देखा कि गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है, कानून साजी लेकर आ रही है, फिर ID कार्ड्स बन रहे हैं, इनको फंड्स मिल रहे हैं, लोन्स मिल रहे हैं, वोट का हक मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के पार्ट पर तो हो रही हैं, लेकिन एज अ सोसाइटी भी हमें बहुत काम करना चाहिए। और हमारी सोसाइटी में बहुत कम लोग हैं अभी जो कि इनके लिए स्पेशली डेडिकेट करते हैं अपनी लाइफ को और अपने काम को। और आज ऐसे ही एक सोशल वर्कर से हम आपको मिलवाएंगे। सोशल एक्टिविस्ट हैं, पिछले 4 साल से ख्वाजा सराओं के लिए काम कर रही हैं। और कुछ लोग तो होते हैं ना कि आप डोनेट करते हैं अपना टाइम या कुछ पार्ट अपनी इनकम का, इन्होंने अपना घर डोनेट कर दिया और ख्वाजा सराओं की वेलफेयर के लिए। मतलब इतना प्रोडक्टिव काम कि वो ना सिर्फ ख्वाजा सरा अपना रोजगार कमा सकते हैं बल्कि इंडिपेंडेंट भी होते हैं। हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं लाहौर की अनुशे ताहिर से, जिन्होंने अपने घर का एक पूरे का पूरा हिस्सा जो है वो ख्वाजा सराओं के लिए वक्फ किया और खुद पूरा कंप्लीट टाइम देती हैं। अस्सलाम वालेकुम अनुशे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच अनुशे, आपने ज्वाइन किया। और बहुत कम लोग होते हैं जो इस हवाले से सोचते हैं, स्पेशली ट्रांसजेंडर्स, जिनको हम एज अ सोसाइटी शायद बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं कर पाते, उनकी वो प्लेस, वो पोजीशन एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और आपने उनको अपने घर में जगह दी। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच पहले तो इनवाइट करने के लिए। घर में उनको मैंने नहीं जगह दी, अल्लाह ताला ने हमें इस चीज के लिए चुना है कि अल्लाह ताला ने घर चुन लिया है। मैं तो ये कहूंगी उनके लिए। जबरदस्त। तो कितने सालों से ये काम कर रहे हो आप, क्या कैसे ये आइडिया आया आपको? बेसिकली मैं लास्ट 4 ईयर से ट्रांसजेंडर से काम कर रही हूँ, मगर जो हमने एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया रिसेंटली कोविड-19 में स्टार्ट किया था, और उसके बाद ट्रांसजेंडर्स के साथ काम करना मेरा शुरू से ड्रीम था। बचपन से मतलब मुझे शौक था कि मैं एम्पावर करूँ उनको, इस काबिल, वो भी हम लोग की तरह इंसान ही है, उनको इस काबिल किया जाए कि वो बाख्तियार हो, अपना रोजगार खुद से कमा सके। बिल्कुल ठीक है। तो अनुशे ये बताएं आप कि आपने बड़ी अच्छी सोच है आपकी, आपने कहा कि अपना रोजगार खुद से कमा सकें। ये सोच आपको आई कि आपने कहा कि वो हमारी सोसाइटी में आइसोलेट हो जाते हैं, उनको जगह नहीं मिलती, वो मकाम, वो इज्जत नहीं मिलता, तो क्या आपने किया इनके लिए, किस तरह से शुरू किया? ऑब्वियसली फिर ये आपने पिक एंड चूज भी करना होता है, बहुत से डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, ग्रो होते हैं, उनमें से सिलेक्ट करना कि किसको आपने बाकी जगह देनी है, कौन डिजर्व करता है, या उनको कैसे टीच करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये सारी प्लानिंग एग्जीक्यूशन कैसे की है, इस पर डिटेल बताइए। बेसिकली मैं जिनके साथ इस टाइम लाहौर में काम कर रही हूँ सब गुरुओं के साथ कर रही हूँ। गुरु ऑल जितने भी हैं सब फीमेल्स हैं, और गुरु आइडेंटिफाई करता है। और सेकेंडली मैं इस चीज पे ये भी बात हाईलाइट करना चाहूंगी, जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ सब स्ट्रीट बैगर्स और सिग्नल बैगर्स हैं। वो आपको सिग्नल्स पे नजर आएंगे। तो जब मैं जाती थी इनके पास तो मैं यही देखती थी वो लोग तैयार होकर जा रहे हैं मांगने के लिए, बैगिंग करने के लिए। तभी मेरे जहन में ख्याल आया कि जब इनके हाथ पाँव हुए, अच्छा मेकअप वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, तो क्यों ना इनको ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, जैसी अपॉर्चुनिटी दीजिए कि ये काम करें, क्योंकि वो काम करना चाहते हैं, लोग उसको एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे, जिनकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज्यादा। तो ये चीज थी कि मैं चाहती थी वो इस काबिल हूँ कि अपने लिए खुद एक मौके उनको फ्राहम किया जाए कि कुछ कमा सके और कुछ कर सके। जबरदस्त, आपने उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए काम किया। अच्छा अनुशे, इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ लोग सिलाई कढ़ाई सीख रहे हैं, सिलाई मशीनें आपने उनको लेके दी। कुछ ट्रांसजेंडर्स जो है, जैसे आपने कहा कि अगर वो अपना मेकअप करते हैं तो वो बेहतर तरीके से सीख कर इस फील्ड को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें आप सिखा रही हैं वहाँ पर, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पर ट्रांसजेंडर्स के लिए? अभी तो हमने जो स्टार्ट किया एम्पावरमेंट स्टिचिंग से मैंने स्टार्ट किया। सेकेंडली यहाँ पर उनको कुरान मजीद पढ़ाया जाता है तफसीर और तर्जुमे के साथ, ठीक है। और उसके बाद उनको बेसिक एजुकेशन दी जाती है। बेसिक एजुकेशन में ये है कि मेरा भी है ड्रीम कि उनको अंगूठे से निकाल लिया जाए, उनको इस काबिल किया जाए कि अपना नाम बस लिख लें, कि उनको पता हो वो किस डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहे हैं, क्या उस पे लिख रहे हैं, क्या है सब कुछ। तो अभी ये अपकमिंग में हम लोग का जो है वो है, उनके बाद उनकी जो दूसरी आती है एम्पावरमेंट प्रोवाइडिंग स्किल्स करनी है उनको, लाइक ब्यूटेशन की होगी, बेकिंग स्किल है उनकी, आर्ट एंड स्केचिंग है। तो अनुशे, ये सब कुछ आप जो कर रही हैं और आगे से आपके जो प्लान्स हैं, इसमें ऑब्वियसली फंड्स भी चाहिए होते हैं, गवर्नमेंट भी अब रोजगार मुहैया कर रही है ट्रांसजेंडर्स को, उससे भी कोई फायदा लेंगी या फिर और भी NGOs के साथ का राब्ता है ताकि इनकी सपोर्ट हो सके? मैं चाहती हूँ कि मुझे जो गवर्नमेंट स्पेशली देखे और गवर्नमेंट चीज को थोड़ा सपोर्ट करे, बिकॉज आपने देखा होगा वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम हो रहे हैं, चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ पे ट्रांसजेंडर्स के लिए
खास काम किया जा रहा हो, जहाँ पे ट्रांसजेंडर्स को के लिए कोई शेल्टर होम हो, उनके एम्पावरमेंट के लिए कुछ हो, ट्रांसजेंडर्स के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। सही। तो बाकी हाँ, इन फ्यूचर कोई एनजीओ फाउंडेशन अगर हाँ खुद लिंकअप हो तो डेफिनेटली उनको वेलकम है। अभी तो जस्ट अपने घर से स्टार्टअप ली और जस्ट मेरे पास 10 ट्रांसजेंडर 10 to 20 के दरमियान, बट मुझे भी एक चाहिए एक जगह जहाँ पे 50 to 100 ट्रांसजेंडर्स काम करें और सीखें भी। बिल्कुल। अच्छा अनुज के साथ ये भी बताइएगा कि अभी जो लोग आपको देख रहे हैं, बहुत से लोग और बहुत से ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो तंग आ जाते हैं अपनी जिंदगी से। हमने देखी हैं ऐसी मिसालें भी, इस्लामाबाद की जूरी आपको याद होगा, वे आउट नहीं मिलता उनको। सो आपका प्लेटफॉर्म अगर उनको नजर आ रहा है और वो आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपने ओपन रखी है? जी, मोस्ट वेलकम। लाहौर में थ्रू आउट पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ ट्रांसजेंडर्स मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको मेरे घर पे दावत है, वेलकम। मेरा नंबर भी आप उनको नीचे स्क्रीन पे शो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हाँ, जहाँ जहाँ पर उनको मेरी जरूरत है मैं वहाँ पे हूँ। इवन पुलिस केसेस हैं, उनके कोई भी तरह का काम है, इंशाल्लाह वहाँ पे हम हाजिर हैं। ट्रांसजेंडर के साथ काम कर रहे हैं तो उनके साथ हमें हर कदम पे उनके साथ रहना है। जस्ट बीइंग अ फीमेल आई फील सो प्राउड ऑफ यू कि माशाल्लाह आप इतना अच्छा काम कर रही हैं। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, हौसला दे कि ये काम आप हमेशा जारी और सारी रखें। और मेरी और अबूजर की कभी भी जरूरत हो आप डायरेक्टली राब्ता कर सकते हैं, क्योंकि ये वो काम है अबूजर जिसको करके आपको दिली सुकून महसूस होता है। थैंक यू अनुषे, थैंक यू आपने वक्त दिया और इसके साथ साथ आपने बताया किस तरह से आप प्लान बनाती हैं और किस तरह से आप इसको आगे लेकर चलना चाहती हैं। तो ऐसे लोग हैं बिल्कुल सोसाइटी का, जो मेरे ख्याल में ये हमारा फख्र होते हैं, जो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं अपने ओन पर। कोई सपोर्ट नहीं है, खुद ही सोचा, अल्लाह ने इनको ये हिम्मत दी और आगे ये लेकर चल रही हैं। कैसे सोसाइटी की मदद कर रही हैं, ये इंस्पिरेशन है। मतलब कुरान पाक पढ़ा रही हैं माशाल्लाह, इट्स सच अ नाइस जेस्चर। अल्लाह ताला इनको कायम दायम रखे और इसी तरह से ये काम का सिलसिला जारी रखें। एक और खबर की तरफ चलते हैं और बड़ी मजेदार सी ये खबर है। मजेदार इसलिए है कि एक मजेदार फल के बारे में है जिसे फलों का शहंशाह कहा जाता है। फलों का बादशाह तो आपको पता है ना कि आम को कहा जाता है। तो सर्दियों में शहंशाह साहब आ जाते हैं और वो है अनार। अनार जन्नत का फल है ये, और इसकी जो ताकतें और खूबियां हैं वो एक लंबी हिस्ट्री जो है वो, चाहे आप मिस्र की हिस्ट्री देख लें और आप देख लेंगे वहाँ से, मतलब जो जिंदगी की अलामात हैं इस फल के अंदर वो चली आ रही है। बिल्कुल, बड़ा मज़ेदार फल, सर्दियों का ये फल है। और जैसे ही मार्केट में आपको अनार नज़र आता है तो बहुत से लोग इसका जूस ही पीना पसंद करते हैं। लेकिन जूस पिए या वैसे अनार खाएं, वाइट अनार या रेड अनार, कुछ भी आप खाएं, लेकिन ये बहुत फ़ायदेमंद है। अनार शीनी, अनार तुर्श, अनार मखरूश यानी खट्टा मीठा, ये तीनों ही इकसाम आपको नज़र आएंगी। ग़िज़ाई ख़ुसूसियात से भरपूर होते हैं ये। अनार कुदरत का शानदार तोहफा है, इसमें कोई शक नहीं है। और जैसे जैसे मौसम बदलता है आपको मौसमी फल ही खाने चाहिए। मैं हमेशा से अपने तमाम फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में ये कहता हूँ कि मौसम का फल खाएं, कभी भी स्टोर वाला फल ना खाएं, क्योंकि सर्दियों में आप मैंगो मिल्क शेक पी के क्या ही मजा ले लेंगे, क्योंकि जो आपको गर्मियों में मजा आएगा। तो फ्रेश होगा, उसमें किसी किस्म की प्रिजर्वेटिव्स नहीं लगे होंगे, तो उसमें कोई दवाई केमिकल नहीं होगा, जिससे फायदा होगा आपकी सेहत को भी और ओवरऑल भी मेरे ख्याल में आपकी सेहत के लिए बड़ा जरूरी है कि आप आर्टिफिशियल जो फ्लेवर्स हैं ना वो कभी आपको बेनिफिट्स नहीं देते। अच्छा, इसके दरख्त की अगर बात करें ना तो इसकी छाल, फूल, फल का छिलका, पत्तियां तक मुफीद होती हैं, जो कि मुख्तलिफ अद्वियात और मेडिसिन में इस्तेमाल की जाती हैं। आप बहुत सी महंगी मेडिसिन लेते हैं, लेकिन प्रिवेंशन के लिए डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आपको वाइटामिन चाहिए, तवानाई का खजाना चाहिए, कैल्शियम, पोटाशियम, फास्फोरस, आयरन, इतना कुछ है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। जितने आप फूड सप्लीमेंट्स ले लें उनसे बेहतर है ये एक अनार जो आप खा सकते हैं। वो कहते हैं ना एक अनार और 100 बीमारियों के बराबर एक अनार है, जिससे आपको ये बचाता है। मतलब पता नहीं, इसलिए मैं आपको तो कह दिया, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, इसलिए मैं इस बारे में नहीं कहना है। एनीवेज, इसके बाद जिस तरह मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, अनार इतना फेवरेट है मेरा, एक अनार 100 बीमारी इसी में रहने मैंने। अच्छा, आपको पता है ये डायरिया और इसके अलावा जो कॉन्स्टिपेशन है उसके लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, काफी ज्यादा। इसके साथ साथ मोटापे से निजात, बहुत से लोगों का ये मसला होता है कि बहुत खा पी के मोटे हो जाते हैं या फिर और भी वजह होती है कि बीमारी की वजह से मोटे हो जाते हैं। उसका भी बड़ा ज़बरदस्त हल है, ये फाइबर से भरपूर होता है और इसकी वजह से अनाज ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर आप खाते हैं तो आप मोटापा आप में नहीं होगा और हाजमा आपका बेहतर होगा। और इसके साथ कॉन्स्टिपेशन भी इससे ख़त्म हो जाती है, फिर से आप जो फैट होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। लोग कहते हैं ना फल खा के मोटे हो जाते हैं, तो अनार खा के मोटे नहीं होंगे, बल्कि आप फैट से ख़त्म होंगे और वजन जब आप कम होगा। फिर एक और इसमें चीज़, इम्यूनिटी बहुत बेहतर होती है अनार से, क़ुव्वत मुदाफ़त में इससे इजाफा होता है और इससे आपको ऑब्वियसली विटामिन सी है, इसमें बेहतरीन है। अनार में ये विटामिन सेब से 4 गुना ज़्यादा है
यानी कि आप एप्पल खाते हैं तो आप अनार अगर साथ खाना शुरू करें तो बेहतरीन, और कोई बात नहीं है, कोरोना से बचाव क्या बेहतरीन 4 गुना ज्यादा मेहनत भी लगती है इसको छीलने में, तो 4 गुना मेहनत करें और खाएं। और विटामिन सी जिसका अब सबको पता लग गया है कि कोविड से बचाने के लिए आपकी इम्यूनिटी बेहतर होना चाहिए, तो वो इसमें सबसे ज्यादा है। तो मैं तो कल से ना तहिया कर रही हूँ कि हर रोज का मैंने एक अनार खाना है, लेकिन आपको निकाल के कोई और देगा। डन हो गया। एनीवेज हम ब्रेक ले रहे हैं, फिर आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको मालूम हो कि कहाँ पर कोई मसला हो सकता है। वायरसेस का आजकल बहुत सुना होता है, कोविड वायरस आजकल चल रहा है, कोरोना की वजह से बहुत से लोग परेशान हैं। एक और वायरस है जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पेशेंट उसके देखे गए हैं, बहुत बड़ी तादाद में, हेपेटाइटिस का मसला काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और उसके लिए ऑब्वियसली इलाज, सिम्टम्स, उसकी ट्रीटमेंट किस तरह से होती है, इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने ज़्यादा पेशेंट्स होंगे उतना ज़्यादा मसला भी सामने आता है। बिल्कुल, बहुत से लोग कन्फ्यूज़ भी कर जाते हैं क्योंकि इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, कुछ बहुत फेटल भी हो सकती हैं, स्वेयर भी हो सकती हैं, कुछ ऐसे लाइट हैं कि आप प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ और कुछ मेडिसिन के साथ उसको ठीक कर सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे। मेडिकल स्पेशलिस्ट एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर इसरारुल हक तूर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं और हम कोशिश करेंगे कि तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुँचाएँ ताकि आप अपना ढेर सारा ख्याल रख सकें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज का हमारा टॉपिक ऐसा लगता है कि आपकी स्पेशलिटी भी है, ऐसा लगता नहीं है बल्कि मैंने देखा है खुद भी कि किस तरह से आप लोगों को ना सिर्फ अवेयरनेस दे रहे होते हैं बल्कि गाइड भी कर रहे होते हैं। हेपेटाइटिस क्या है, क्यों इसकी रेशो को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये तेजी से फैल रहा है? देखिए, हेपेटाइटिस जिगर की सोजिश का नाम है। जिगर की सोजिश किसी भी वजह से हो तो उसको हेपेटाइटिस कहते हैं। यरकान जो है जिस्म के आंखों के पीलेपन को कहते हैं, तो इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट पहले करना है। फिर उसके बाद हेपेटाइटिस की बहुत सारी इकसाम है, उसकी इकसाम के हिसाब से उसकी प्रिवेंशन है, उसका ट्रीटमेंट है। थोड़ा सा अगर आप मुझे बेयर करें तो मैं आपको उसकी बेसिक टाइप्स बताऊं कि एक फौरी यरकान है जो 6 महीने के अंदर ठीक हो जाता है और उसको आम ज़बान में पीला यरकान, फौरी यरकान या एक्यूट हेपेटाइटिस इंग्लिश में कहते हैं। उसका मतलब यह है कि उसमें हेपेटाइटिस ए और ई उसकी बड़ी वजह होती हैं और गंदा पानी, गंदी ग़िज़ा और मुंह के ज़रिए से जरासीम के दाखिले के नतीजे में ये जरासीम जिस्म में जाके जिगर की सोजिश का बायस बनता है। आमतौर पर ख़तरनाक नहीं होता और 4 से 6 हफ्ते में मरीज़ बहुत कम दवाइयों के साथ अलामती इलाज के साथ ही ठीक हो जाता है। दूसरी किस्म जो है वो हेपेटाइटिस बी और सी, काला यरकान उर्फ़े आम में जिसे कहा जाता है, या दायमी यरकान जो लंबे अरसे तक चलता है। उसकी थोड़ी सी आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ख्याल है शायद उससे रिलेटेड है कि उसका इंसिडेंस दुनिया में कम हो रहा है, हमारे मुल्क में उस तेजी से कम नहीं हो रहा। तो उसकी वजह यही है कि हेपेटाइटिस की शरह हमारे यहाँ दुनिया के इब्तदाई ममालिक में से है जो टॉप 3 में है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हेपेटाइटिस बी 2 से 3% हमारी पॉपुलेशन में है और हेपेटाइटिस सी जो है 6 से 7%। तो तकरीबन आप समझें कि 10% लोग हेपेटाइटिस बी और सी का शिकार हैं। तो हर 10 में से एक बंदा तो डॉक्टर साहब जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इतनी परसेंटेज बढ़ गई है और ऑब्वियसली ये हमें देखना भी होगा, तो इसके साथ फिर अगला सवाल आता है कि इतने टाइप्स भी हमने डिस्कस कर ली, तो फिर हम इसके सिम्टम्स क्या हैं ताकि लोगों को अगर कोई इस तरह से इलामात हों तो फौरी तौर पर वो डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर के पास जाएं और इसको अगर कोई मसला है तो इसको ठीक किया जाए। देखिए, हमारे मुल्क में इसकी बहुत सारी अवेयरनेस कैंपेन चल रही हैं और इंसिडेंस काफ़ी हद तक हमारी ऑब्जर्वेशन है और स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं कि बहुत ड्रास्टिकली बड़ा नहीं है पिछले कुछ अरसे में। और हेपेटाइटिस बी और सी खास तौर पे इसकी सारी अद्वियात, सारे टेस्ट मुल्क में मुहैया हैं और इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट सप्लाईज के साथ भी ये सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इस हिसाब से कमिटमेंट तो है गवर्नमेंट की, माशरे की, इसको खत्म करने की। जाहिर है एक बड़ा मसला है तो उसको डील करने के लिए टाइम और एनर्जी भी चाहिए। तो उसमें इलामात का जहाँ तक आपका सवाल था, तो इब्तदाई कुछ सालों में हेपेटाइटिस सी की बात पहले कर लेते हैं। उसमें कोई इलामतें नहीं बनती, किसी बहाने से चेक करवाने से, कोई एम्प्लॉयमेंट सर्वे हो रहा है या कोई किसी को ब्लड देने कोई डोनर गया है तो उसका चेक करने से पता चलता है। और इब्तदाई इलामात में
इतनी नॉन स्पेसिफिक हैं कि उसका किसी को खास उसकी निशानदेही नहीं होती, जैसे जिस्म में दर्द, थकावट का एहसास, टांगों में दर्द, पट्टों का खिंचाव, गैस की कैफियत, ये ऐसी अलामात हैं जिन पे आमतौर पे तवज्जो हम नहीं दे रहे होते। हम समझ रहे होते हैं कि आज खाना खा लिया तो गैस होगी, आज टांगों में दर्द इसलिए हो रही है कि थकन हो गई है, आज नींद पूरी नहीं है तो इस वजह से पट्टों का खिंचाव है, तो अंदर जरासीम होता है। हेपेटाइटिस सी इसकी बड़ी वजह है। जब बीमारी 10 से 15 साल के दरमियान हो जाती है तो फिर अलामात कुछ ज्यादा बढ़ने लग जाती है, और 15 साल से 20 साल के बाद जिगर का सुकड़ना, तेली फैलना, पेट में पानी, खून की उल्टी, काले रंग के बुखार, इस तरह के मामला 15 से 20 साल की बीमारी के बाद और इलाज ना करवाने के बाद बनते हैं। तो ये हेपेटाइटिस सी की अलामात है। और हेपेटाइटिस बी का जी हेपेटाइटिस बी आमतौर पे दो तरह से होता है जी। एक तो ये है कि वो फौरी यरकान भी कर सकता है, जिसमें हेपेटाइटिस बी के आंखें पीली हो जाती हैं, और बच्चों में हो तो आमतौर पे वो दायमी शक्ल इख्तियार कर जाता है, और बड़ों में हो तो आमतौर पे पीला यरकान की सूरत में हो के आमतौर पर ठीक हो जाता है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में। तो हेपेटाइटिस बी जब दायमी हो जाता है तो उसकी अलामात भी इसी तरह की होती हैं जो हेपेटाइटिस सी की हैं, टांगों में दर्द, कमजोरी का एहसास, पट्टों में खिंचाव, और फिर जब जिगर सुकड़ जाता है और बीमारी थोड़ी सी एडवांस हो जाती है, फिर वो जिगर के सुकड़ने के असरात या खुदा न खास्ता जिगर का कैंसर बनने के अलामात भी बन सकते हैं। डॉक्टर साहब, लास्ट ईयर आपको याद होगा हेपेटाइटिस ए और डी के केसेस ज्यादा आना शुरू हो गए थे, और ए तो बहुत तेजी से फैलना शुरू हो गया था, जो गंदे पानी से, या कहा जा रहा था कि इसको खाने से रिलेट किया जा रहा है, बाहर के या गंदे खाने से। अब क्या उसकी रेशो कंट्रोल है? उसके लिए क्या करना चाहिए? बचना कैसे है इससे? देखिए, हेपेटाइटिस ए और ई का दोनों का मोड ऑफ ट्रांसफर एक जैसा है। इसका मतलब ये है कि गंदा पानी, गंदी ग़िज़ा, खुले जगहों से खाना, ऐसे जगहों से खाना जहाँ फूड हाइजीन का ख्याल ना रखा हो, और बेसिक अवेयरनेस का ना होना कि खाने से पहले हाथ धोने हैं, रफ़ा आदत से बाद वॉशरूम जाने के बाद भी हाथ धोने हैं। ये ऐसी बेसिक चीजें हैं जिनमें अगर कोई अमल दरामद नहीं कर रहा तो हमारे यहाँ उसके केसेस सीजनल वेरिएशन के साथ बाज़-औक़ात खतरनाक हद तक बढ़ जाते हैं। उसमें 2 से 3 चीजें ऐसी हैं कि जिसमें गर्मियों की आमद के दिनों में खास तौर पे जब खुले मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ जाता है, जब हमारे शहर में नहीं हमारे मुल्क में आमतौर पे स्ट्रीट ईटिंग का, स्ट्रीट फूड हैंडलिंग का बड़ा कल्चर है, तो वो उसमें फिर जाहिर है कि प्रॉपर जगह हाथ धोने की नहीं होती उन खेलों में, डॉक्टर साहब ये सफाई तो एक तरफ हो गई, ऑब्वियसली बड़ा ज़रूरी है, इसके साथ साथ इलाज भी बहुत ज़रूरी है। आपने जिक्र किया हेपेटाइटिस सी का भी कि 10 से 15 साल बाद मालूम होता है, और वो भी इंसिडेंटली मालूम हो जाता है, उसके लिए कोई सिम्टम्स नॉर्मल से होते हैं। तो जब मालूम होता है तो ये कितना फेटल होता है, या दवाइयों से ठीक हो जाता है? परसेंटेज कितनी है रिकवरी की इसमें? देखिए, हेपेटाइटिस सी की रिकवरी के से बहुत अच्छी चांसेस हैं, मतलब अराउंड 97-98% गोलियों की सूरत में जो नए इलाज हैं उसके साथ मरीज ठीक हो जाता है, उसमें घबराने की बात नहीं होती कोई भी। लेकिन और बहुत मुख्तसर सा इलाज है, 3 महीने का, 3 माह से लेकर 6 महीने तक का इलाज है, गोलियों की सूरत में है, साइड इफेक्ट्स ना होने के बराबर हैं, और गोलियां बहुत महंगी भी नहीं है, और सरकारी हॉस्पिटल्स में अब वाफिर मिकदार में अवेलेबल भी हैं। तो तशखीस पहले करना बहुत जरूरी है ताकि हम इसको फेस करें और इसका ट्रीटमेंट करें। जब एडवांस डिजीज हो जाती है, जब बीमारी जिगर के सुकड़ने का बायस बन जाती है, तो उसमें फिर बीमारी का जरासीम हेपेटाइटिस सी खत्म भी हो जाए तो उसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, फिर बीमारी दूसरी तरफ भी ट्रांसफर हो जाती है। डॉक्टर साहब, फाइनल क्वेश्चन आपके लिए ये है कि अब हम टाइप टू टाइप तो बात नहीं कर सकते, बट इन जनरल हम किस तरह अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं? क्योंकि कहा जाता है इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस, जिसके ऊपर बहुत फोकस किया गया कि उससे भी फैलता है, हिजाम की दुकान पे जाने से भी। तो ये मैं चाह रही हूँ कि आप 4-5 पॉइंट्स बता दें जिससे हमने इन जनरल बच के रहना है और हम इस बीमारी से खास तौर पर बच कर रहेंगे। देखिए, हेपेटाइटिस की बचाव के लिए ए, ई और बी और सी सब की इकट्ठी अगर एहतियात की बात की जाए तो सबसे पहले फूड हैंडलिंग की बात करते हैं। खाना खाने से पहले हाथ धोएं, साफ पानी, साफ ग़िज़ा को इंश्योर करें, और तीसरे नंबर पे ये है कि अगर किसी को कोई बीमारी हो जाए तो उसका प्रॉपर इलाज किया जाए। हेपेटाइटिस बी और सी के लिए गंदे औजार, गंदी सिरिंजेस जिसका आपने जिक्र किया, गैर तस्दीकशुदा ब्लड जो है, जो प्रॉपर ब्लड बैंक से ना लिया गया हो, उससे बचा जाए। आपने जो इंस्ट्रूमेंट्स की बात की उसमें हुजाम की दुकानों पे जो उस्तरे और ब्लेड्स हैं और ब्यूटी पार्लर्स को मत भूलें, वहाँ पे भी इंस्ट्रूमेंटेशन हो रही होती है, वहाँ के औजार, इन चीज़ों से
गैर जरूरी ताकत के बेसिकली जनरल एहतियात करनी है, सफाई निस्फ ईमान है, और अगर आप सफाई रखें तो मेरे ख्याल में आधी बीमारियों से वैसे ही जान छूट जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और मेरे ख्याल में वही जनरल बात है, अगर आप सफाई रखते हैं, एहतियात रखते हैं, तो कोरोना से बच सकते हैं, हेपेटाइटिस से बच सकते हैं, आप हर बीमारी से बच सकते हैं अगर आप सफाई का ख्याल रखेंगे। और हाँ, अनार खाना ना भूलें, कुव्वत मुदाफित बढ़ेगी। इसी के साथ आपसे हम इजाजत चाहेंगे जी, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।